हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है डारहम और वारिकशाह के बीच में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट हो चुका है ये मैच का वीडियो अपलोड करने में, थोड़ा बिजी भी था। लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होगा मेरे ख्याल से 4 घंटे का टाइम तो आपको आराम से मिल जाएगा, 3.5 4 घंटे का टाइम। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स भी। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो डरहम ने कल खेला हुआ है, ठीक है, और बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे हैं। मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिखा पाए हैं, बैटिंग कोलैप्स उनका हो गया था। और सबसे बुरी बात यह है कि जिन बॉलरों के अगेंस्ट में उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई थी वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि उनकी उनकी सामने वाली टीम मतलब लैंकाशायर के जो बॉलर्स थे उन बहुत सारे ऐसे बॉलर्स भी थे जो डेब्यू कर रहे थे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट में वो आउट हुए हैं, वो डेब्यू कर रहे थे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी उनकी तरफ से नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, इन्होंने बहुत बुरी बैटिंग करी, ये समझ नहीं आ रहा। और चलो वहाँ पर तो हो गया जो सो हो गया। बॉलिंग भी उन्होंने कुछ खास नहीं करी और सिर्फ एक ही विकेट वो निकाल पाए थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स रही हैं डरहम के लिए। पहले मैच पर देखना पड़ेगा ये कि वो इस मैच में कितना कमबैक कर पाते हैं अपने घर पे आके। सामने वारविकशायर की टीम है जिनके अगेंस्ट में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। और रेगुलरली नॉकआउट स्टेजेस में आती जाती रहती है वारविकशायर की टीम। ये टीम बहुत ही कॉम्पैटिबल है, बॉलिंग बैटिंग हर तरफ से। तो देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर स्ट्रीट में मैच होने जा रहा है ये, जो कि है डरहम का होम ग्राउंड। वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में वारविकशायर डोमिनेट कर रही है, 4-1 से एक ही मैच जीती है डरहम की टीम। अगर हम पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी वारविकशायर आपको डोमिनेट करती थी। तो पहले साल पर उन्होंने खत्म किया था वारविकशायर ने, या बर्मिंघम बियर्स, अब जो भी बोल लो सेम ही है। डरहम ने 7वें स्थान पर खत्म किया था और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद उनकी दास्तान जो है ख़त्म हो गई थी वहाँ पे वारविकशायर की। ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास आपको नहीं देखने मिलेगा अच्छा डरहम की तरफ से। पिछले सीजन में जो 5-6 मैचेस के रिजल्ट आए, सिर्फ 2 वहाँ पे जीत पाए थे वो, और उसके पहले वाले सीजन में 7 में से सिर्फ 2 मैच वो जीते थे। इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें, हालांकि पिछले सीजन में 3 प्लेयर्स ऐसे थे जो बैटिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, और आप देख सकते हैं ये परफॉर्मर्स हैं जो अच्छा है आप कहेंगे, ठीक है। बैटिंग मतलब इनका बुरा नहीं था, और कुछ मैचेस में तो डरहम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लग नहीं रहा था कि ये इतना पीछे ख़त्म करेंगे। लेकिन वही है, कंसिस्टेंसी की बहुत कमी नज़र आई है। ये जो ग्राहम क्लार्क आप देख रहे हैं, पहले मैच में ही इन्होंने 100 बनाया था, 100 नॉट आउट बनाया था। कुछ मैचेस में उन्होंने और भी रन बनाए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है, और एज ए टीम उन्होंने उतना ज़्यादा क्लिक नहीं किया है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आपको शायद देखने मिल भी जाए, लेकिन एज ए टीम भी उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। रॉबिन्सन, टर्नर, इनके भी परफॉर्मेंस है। टर्नर ने विकेट्स भी निकाले थे पिछले सीजन में, और रॉबिन्सन थे। वारविकशायर की तरफ से सैम हेन आपको देखते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, 96 का औसत है। ऑब्वियसली नॉट आउट तो रहे ही होंगे, समझ सकते हैं आप, लेकिन फिर भी बहुत नीचे बैटिंग वो नहीं आते हैं। 97 रन भी उन्होंने बनाए थे एक बार, और 10 में से 5 बार 50 का स्कोर खड़ा करना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि इस फिक्चर में थोड़ा आपको ये इनका नाम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। देखते हैं, आगे बात करेंगे और भी। रॉब यर्ट्स से ये ओपनिंग करते हैं, और एलेक्स डेविस, ये दोनों ओपनर्स होंगे। अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे ना, तो आपको शायद दिखेगा कि यहाँ पे नाम जो है ज़्यादा बेहतर हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आप देखो 47, 47, 35, यहाँ पर एक 96 और उसके बाद 37 और 24 भी है। तो थोड़ा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नाम कम है, लेकिन वही बात है कि ऐसे टीम परफॉर्मेंस आना और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आने में डिफरेंस होता है, और उसी का डिफरेंस आपको यहाँ पे रैंकिंग में दिख रहा है कि टीम जब चलती है तो वो टीम पहले साल में ख़त्म करती है ग्रुप स्टेज में, और जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है तो वो टीम 9 में से 7वें स्थान पर ख़त्म करती है। बॉलिंग पे भी आपको कुछ अच्छे नाम दिखेंगे, बिन रेन और नेथन साउटर, लेकिन इसके अलावा खास कुछ नहीं था। वेन पार्नेल खेलते थे पिछले सीजन में, वो भी उन्होंने भी कुछ विकेट्स निकाले थे उन्होंने, लेकिन बाकी कुछ नहीं। वारविकशायर के होकर डैन मोस्टली, जनरली ये बॉलर तो नहीं है, लेकिन ये हाईएस्ट विकेट टेकर निकाला था। बाकी डैनी ब्रिग्स, हैरी ब्रूक्स, ये थे। जेक लिंटॉट इनके सीजन परफॉर्मर होते थे, लेकिन पिछले सीजन में वो कुछ खास नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अभी देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या क्या देखने मिला है और ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से वारविकशायर या बर्मिंघम बियर्स, जो भी आप बोल लो, वो इस फिक्चर में इतना डोमिनेट कर रहे हैं। तो पहला मैच जो है ये बर्मिंघम में हुआ है, जहाँ पे वारविकशायर का घर है। 164 डरहम ने यहाँ पे बनाया था, जहाँ पे ऑब्वियसली स्टोक्स तो नहीं है, रोड्स भी नहीं है, माइल्स स्क्वाड में है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद खेलेंगे नहीं। बर्मिंघम यहाँ पर ऑल आउट हो गई थी 130 रन पर, जहाँ पे रोड्स के स्कोर भी थे। स्टोक्स ही यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द परफॉर्मेंस कर रहे थे, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बाकी पॉट्स, बेन रेन, ये दोनों अवेलेबल हैं। ज़्यादा प्लेयर्स इस मैच से आपको कॉमन मिलेंगे नहीं,
ये पॉट्स, बेनरेन और माइल्स ही हैं जो दोनों स्क्वाड में से किसी में अवेलेबल हैं। एक एक करके विकेट उन्होंने निकाला था, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। हाई स्कोरिंग मैच ये कतई नहीं था, मिड रेंज वाला मैच स्कोर था, ये उससे कम है आप कह सकते हैं। जहाँ पे 18 विकेट गिरे तो बॉलर्स का डोमिनेशन रहा, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस का, बॉलर तो नहीं बॉलिंग परफॉर्मेंस का डोमिनेशन रहा और डरहम ने बैटिंग फर्स्ट करके जीत हासिल कर ली। अगला मैच यहाँ पे डरहम ने फिर से उसी तरीके का स्कोर खड़ा किया था, 158 ऊपर 160 उन्होंने बनाया था। 9 विकेट इधर भी उनको खोने पड़े थे। माइकल जोन्स और कफलिन ये स्क्वाड में नहीं है, लेकिन जोन्स है। बाकी बॉलरों में से माइल्स स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खिलाया जाता है या नहीं। ब्रिग्स, हैरी ब्रूक्स और लिंटॉट ये आपको स्क्वाड में दिखेंगे और ये तीनों ही मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे भी। बर्मिंघम ने यहाँ पे बड़े आराम से चेस कर लिया था, जिसको लीड किया था बेंजामिन ने। बेंजामिन जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे वहाँ पे उन्होंने ओपनिंग करी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं ओपनिंग करेंगे। कार्स और कफलिन अवेलेबल नहीं है। अगला मैच और पहला मैच जो अपने को देखने मिल रहा है चेस्टर स्ट्रीट में, फिर से डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी, फिर से उनका यहाँ पे बैटिंग अच्छा नहीं रहा। ऊपर भी वैसे ही वो स्कोर बना रहे थे, 160 पहले बनाया था, उसके बाद से तो रन उनके कम ही होते जा रहे हैं और अभी तक इसी वजह से हमने इस फिक्चर में ज़्यादा रन बनते हुए भी नहीं देखा। यहाँ पे भी उन्होंने खाली 141 ही बनाया। कॉफलिन नहीं अवेलेबल है और वो भी बेन रेन ने रन बनाया था, तब जाके इतने रन बने। बेन रेन बहुत नीचे बैटिंग आते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो उनके 51 के ऊपर डिपेंड करके ये रन बने, नहीं तो और रन बनते। लेकिन माइल्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट तीनों ही बार करा और तीनों ही बार उन्होंने विकेट निकाले। और ब्रिक्स, बर्मिंघम बियर्स ने यहाँ पे चेस कर लिया आराम से, 2 ओवर हाथ में रहे थे। और जहाँ पे डेविस और बेथल के स्कोर्स थे, बेथल स्क्वाड में है, शायद ना खेलें। बेन रेन का यहाँ पे भी आपको 2 विकेट देखने मिल जाता है, ऊपर बैटिंग भी करी, यहाँ पे बॉलिंग भी करा। और ऊपर नहीं, ऊपर कुछ नहीं था। तो ये पहला मैच अभी तक का जो चेस्टर स्ट्रीट में हुआ, ठीक है। आगे भी हम इस ग्राउंड के बारे में ऑब्वियसली बातें करेंगे, लेकिन ये मैच थोड़ा देख लो। और अभी तक जो पहले 3 मैच में हमने नोटिस करी, डरहम ने तीनों ही मैच में पहले बैटिंग करी और ज़्यादा रन उन्होंने कभी नहीं बनाए। एक बार डिफेंड कर भी लिया, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली वो डिफेंड नहीं कर पाए। इस बार भी पहले बैटिंग डरहम ने करा, फिर से वही कहानी, 146। नोटिस कर रहे हो आप कहानी कितनी सिमिलर दिख रही है, 150 के भीतर ही मामला रह रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। रॉबिन्सन, टर्नर के स्कोर्स, ब्रिग्स कंसिस्टेंट विकेट्स में रह रहे हैं, हसन अली जो पिछले सीजन से हैं इन टीम में, और वोक्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा तो मैं कहूँगा स्ट्रगल करना पड़ा, 8 विकेट गिराया था डरहम ने, जिसको भी फिर से बेन रेन इन्होंने ये काफ़ी तकलीफ दे रहे हैं। पिछले मैच में परफॉर्मेंस था, यहाँ पे भी 4 विकेट, बैटिंग से तो कुछ नहीं किया या करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग से 4 विकेट उन्होंने निकाल दिया। बाकी डेविस के स्कोर वापस आपको देख रहे हैं बेथेल के साथ, बेथेल स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खेलते हैं या नहीं। और येट्स और साउटर के यहाँ पे 2 विकेट्स रहे हैं। और ये आखिरी मैच है जब ये दोनों टीमें चेस्टर स्ट्रीट में खेली हैं। तो चेस्टर स्ट्रीट का 2 मैच हमें मिला है और 1-2 कॉमन नाम हमें यहाँ से देखने मिल रहे हैं, मैं आगे समराइज़ कर देता हूँ। और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, ये हुआ था बर्मिंघम पे। इस बार बर्मिंघम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला आखिरी 5 में पहली बार, और इस बार बर्मिंघम के साथ भी वही चीज़ हुआ, 141, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे ला खड़ा किया बर्मिंघम की टीम ने कि उन्होंने उसको चेज नहीं करने दिया डरहम को, जो डरहम 4 में से 3 बार तो नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ये फिक्सचर जो है ना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर इसी ट्रेंड के साथ चलता है तो, क्योंकि ये फिक्सचर में मतलब ज़्यादा रन्स तो छोड़ ही दो, मोर देन एवरेज रन्स भी नहीं बन रहे हैं। हाईएस्ट टीम टोटल जो है वो 160 का है, जो डिफेंड हुआ था 150 के भीतर मामला रहा है। लास्ट मैच में तो 140 भी डिफेंड हो चुका था। मतलब इस फिक्सचर में बॉलर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने मिल रहा है। अभी ज़रूरी नहीं है कि वो भतेरा विकेट्स निकाले हमेशा, लेकिन उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है रन रोकने के मामले में, और विकेट्स भी निकाल रहे हैं कभी कभी, जैसे कि लास्ट मैच में 19 विकेट निकले थे। यहाँ पर हमें जो परफॉर्मर्स देखने मिले हैं, येट्स, इनका नाम कई बार आ चुका है, हैरी ब्रूक्स, नीचे से इन्होंने रन बनाया था तो यही डिफरेंस खड़ा करके गए थे लास्ट मैच में। बैटिंग से भी वो इंपॉर्टेंट रन उन्होंने बनाए थे, बॉलिंग से भी 3 विकेट निकाला था। बाकी टर्नर, शाउटर, बेन रेन इन्होंने तो तंग करके रखा हुआ है। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा बेहतर उन्होंने करा है, बॉलिंग फर्स्ट में भी 1 विकेट था। और बुशनल अवेलेबल नहीं है, जोन्स के कुछ स्कोर, माउसली, लिंटर्ट के यहाँ पे परफॉर्मेंस रहे हैं, ठीक है। तो ये रही कहानी। समराइज क्या कर सकते हैं हम, 5 में से देखो 4 मैच तो डरहम ने बैट करी है, तो बर्मिंघम बैट करेगी तो क्या हो सकता है उसका डेटा हमारे पास कम है। एक ही मैच है आखिरी 5 में से, आज ज़्यादा पुराना जाके कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, आखिरी 5 तक अगर हम जाएंगे तो अच्छे रेडिफाइंड इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि डरहम ने पहले बैटिंग करी है, या जो भी टीम पहले बैट करे उनको स्ट्रगल तो करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन
5 में से 2 बार बैटिंग फर्स्ट टीम ने फिर उसके बावजूद भी डिफेंड कर लिया है स्कोर को। ज़्यादा स्कोर्स हमें देखने नहीं मिले हैं। 160 इस फिक्सचर में आखिरी 5 में हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 9-10 विकेट गिरे। अगर विकेट कम भी गिरे, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 विकेट गिरा था बराबर, तब भी टीम ने ज़्यादा रन नहीं बनाया। यहाँ पे 7 विकेट गिरे थे, तब भी टीम ने ज़्यादा रन नहीं बनाया। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बहुत विकेट्स गिरे, लेकिन बैटिंग फर्स्ट टीम को यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हुआ है। बैटिंग सेकंड टीम 2 बार उसको भी डिफेंड चेज नहीं कर पाई है, बाकी 3 बार उन्होंने चेज किया हुआ है, जो कि तीनों ही बार बर्मिंघम बियर्ड्स का नाम आया है। अगर हम चेस्टर स्ट्रीट के मैचेस को फोकस में रखें, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो हमें 2022 में एक और 2023 में एक मैच मिलेगा। तो क्या हुआ था, यहाँ पे डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी थी। बेन रेन, माइल्स, जिनके अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, ब्रिग्स, डेविस, ये दिखते हैं मेजर परफॉर्मेंस, और बेन रेन ऑब्वियसली बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से परफॉर्मेंस रहे हैं। और अगले मैच पर भी अगर हम आ जाएंगे तो हमें रॉबिन्सन और टर्नर देखने मिलेंगे। देखो कितना चेंज है, ये दोनों इस वाले सीज़न में नहीं थे। ठीक है, ये 22 वाले सीज़न में नहीं थे, 23 वाले सीज़न में आए थे, तो तभी उनका नाम आया। बाकी ब्रिग्स हैं, हसन अली भी नहीं थे 22 वाले सीज़न में। और बैटिंग से आपको डेविस देखने मिलते हैं, बेथेल येट्स और बेन रेन साउटर। बेन रेन और साउटर, ये इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स अच्छा है। जब हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे आपको दिखेगा, लेकिन अभी के लिए हेड टू हेड में हमने स्पेशली बेन रेन को तो देखा है। बाकी डेविस का भी नाम है थोड़ा बहुत, दोनों ही बार उन्होंने चेस करते हुए 40 के ऊपर स्कोर बनाया है। इसके अलावा एस्टन टर्नर, जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं इस टीम के अगेंस्ट में, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एक बार विद द बैट, एक बार विद द बॉल। एक बार बैटिंग से हाईएस्ट रन स्कोरर थे पहले बैटिंग करते हुए, और अगले मैच पर बॉलिंग से हाईएस्ट विकेट टेकर थे टीम के होकर, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। तो ये 2 नाम हम निकाल पा रहे हैं, और दोनों ही नाम डरहम की तरफ से हैं वैसे तो। ठीक है, बस यही कुछ चीज़ें हैं जो बता सकते थे। बाकी यहाँ पे मुझे लगता नहीं और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। उसके पहले जो 22 वाले मैचेस थे, मतलब सबसे पहले जो मैचेस थे, वहाँ से हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं था। माइल्स का एक नाम था जो स्क्वाड में तो है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है कि वो खेल जाए, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने मिलेगा। हेनरी ब्रुक्स ने 2 बार 25 में विकेट निकाला हुआ था वैसे, और वो दोनों ही बार वो बर्मिंघम पे वो मैच था। ठीक है, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए और लास्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी उन्होंने विकेट निकाले थे। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और भी कुछ देखना है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, जो कुछ बताने लायक था और जो कुछ थोड़े बहुत कॉमन नाम हमें मिले थे उनको हमने हाईलाइट करवा दिया। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं टेबल तो नहीं बना रहा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन इतने नहीं है कि मैं टेबल बनाऊँ। अभी एक आध नाम के लिए क्या ही टेबल बनाए। ठीक है, बेन रेन और एस्टन टर्नर का भी अगर आपने देखा होगा तो उनके भी 1-2 मैच में परफॉर्मेंस हैं। एस्टन टर्नर तो पिछले सीजन के पहले खेलते भी नहीं थे, और बेन रेन भी मेरे ख्याल से लेस्टर की टीम में खेलते थे। तो चेंजेस ऑब्वियसली इस तरीके से होते हैं, तो इसीलिए टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है, अनलेस कि वो प्लेयर कम से कम 5 मैच तो खेल जाए कि हम टेबल बनाएं। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन थोड़े बहुत मिलेंगे, और देखते हैं कि हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है या नहीं। तो पहला मैच जो था डरहम बनाम डर्बीशायर का था। आपने देखा ऊपर डरहम अच्छा नहीं कर पाती है अपने ग्राउंड पे, तो देखते हैं उसका रीज़न क्या है। पहला मैच उन्होंने खेला, 178 का स्कोर खड़ा किया। लीस, जोन्स, इनके थोड़े बहुत रन हमें दिखे थे 20-25 के भीतर। कार्ड्स अवेलेबल जो नहीं है, बाज रीड अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का ही यहाँ पे ज़्यादा आपको विकेट देखने मिलता है। डर्बीशायर ने उसको चेस कर लिया लास्ट बॉल पे जाके, जहाँ पे साउटर खाली करंट स्क्वाड में है, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन बैटिंग से लीस और जोन्स जो आपको देखने मिल जाते हैं। मोर देन एवरेज टोटल यहाँ पे था, हेड टू हेड से तो ज़्यादा ही था, जो कि चेज हो गया। नॉर्थम्पटनशायर बनाम डर्बीशायर का मैच हुआ। नॉर्थम्पटनशायर ने बैटिंग फर्स्ट करा, 161। बॉलिंग फर्स्ट जब डरहम कर रही है, इस नाम को नोटिस करना, नेथन साउटर। वैसे तो ओवरऑल भी इस ग्राउंड पे वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में इनके परफॉर्मेंस पे नोटिस करना थोड़ा बहुत। 4 विकेट उन्होंने निकाला था। डरहम ने यहाँ पे चेस कर लिया, फिर से लीस, यहाँ पे ग्राहम क्लार्क का भी स्कोर आया, और टर्नर के कुछ रन हैं। पेसर के 2 विकेट और स्पिनर के यहाँ पे निकले 4। ठीक है, आगे भी कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। डरहम और लेस्टर के बीच में मैच हुआ। डरहम ने इस बार पहले बल्लेबाजी करी। रॉबिन्सन के स्कोर हैं, टर्नर, जोन्स के कभी कभी 20-25 के भीतर के स्कोर्स आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है उनका। 168 था, चेज हो गया आराम से, जहाँ पे लूक रॉबिन्सन ने 2 विकेट निकाला था। बॉलिंग सेकंड उतना कुछ नहीं कर पाए हैं साउटर भी, और डरहम की किसी कोई भी बॉलर्स भी। लैंकाशायर का कैसे मैच हुआ, यहाँ पे भी सेम, बॉलिंग फर्स्ट करवाओ, साउटर से विकेट दिलवाओ। रेन के 2 विकेट्स थे और क्लॉवर 152 पर रोक दिया।
डरहम ने मैच को चेस कर लिया। फिर से यहाँ पे लीस के स्कोर्स हैं, लीस यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, ये थोड़ा स्लो खेलते हैं, ग्राहम क्लार्क की तरह नहीं बहुत तेज़ खेलेंगे, ये थोड़ा स्लो खेलते हैं लेकिन रन तो बना रहे हैं 20-30 के भीतर ही सही। जोन्स जो यहाँ पे 20-25 के भीतर बना रहे थे, उनके स्कोर्स हैं। रॉबिन्सन और क्लार्क, पेसर का 1 और स्पिनर के 3, जिनमें से लिविंगस्टन जो लेग स्पिनर है, मैं क्यों इस बात पे फोकस कर रहा हूँ आगे समझाता हूँ, उनके यहाँ पे 2 विकेट से। और लास्ट मैच जो आपने देखा हेड टू हेड वाला, यहाँ पे 146 ही बनाया था, ठीक है। रॉबिन्सन टर्नर के स्कोर्स थे, पेसर्स का अपर हैंड, स्पिनर के भी 2 विकेट्स। और बर्मिंघम ने यहाँ पे चेस कर लिया, बड़े आराम से तो नहीं कहेंगे लेकिन चेस कर लिया, चलो। और बेन रेन और साउटर का परफॉर्मेंस था। तो हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी हमें ज़्यादा रन्स बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। और बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पे टीमों को स्ट्रगल करना भी पड़ रहा है, ठीक है। जो 5 मैचेस हमने यहाँ पे लिखाए हैं उनमें से कोई भी टीम बैटिंग फर्स्ट करके जीती नहीं है इस ग्राउंड पे, ठीक है। यहाँ पे अभी आप नोटिस कर सकते हो 178 जो कि अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है इस पूरे वीडियो के दौरान, हेड टू हेड और ग्राउंड मिलाकर। ये आखिरी बॉल पर डिफेंड कर कहो या जो भी कहो, टाई हुआ था। 161 यहाँ पे 1 ओवर से ज़्यादा था, 7 बॉल बाकी थे, चेज हो गया। 168 2 ओवर बाकी रहते, चेज हो गया। 152 153 का टारगेट था, ऑलमोस्ट 2 ओवर बाकी रहते, चेज हो गया। और लास्ट मैच जो था हेड टू हेड वाला ही मैच था, यहाँ पे 147 का टारगेट था, 3 बॉल बाकी रहते, चेज हो गया। थोड़ा क्लोज ज़रूर चेज हो रहा है लेकिन चेज तो हो रहा है, ठीक है। स्पिनर्स यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, अगर आपके पास लेग स्पिनर हो तो, फिंगर स्पिनर नहीं, लेग स्पिनर हो तो यहाँ पे आप काम पे लगवा सकते हो। नेथन साउटर आपने देखा, नेथन साउटर यहाँ पे स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट काफ़ी अच्छा करते हैं लेकिन बॉलिंग सेकेंड में भी वो बहुत ज़्यादा विकेटलेस तो नहीं जाते हैं। अगर आपने नोटिस करी होगी, देखो 2 विकेट इधर बॉलिंग सेकेंड में, 2 विकेट इधर बॉलिंग फर्स्ट में। बेन रेन भी यहाँ पर अच्छा ही करते हैं, ये भी आपने देख ही लिया होगा। हेड टू हेड के बाद तो ऑलरेडी आपकी टीम में आ ही भी गए होंगे। इस मैच में विकेटलेस वो थे, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट फिर से 4 विकेट ले लिया तो वो बराबर कर दिया जो विकेटलेस का मामला था। यहाँ पे बॉलिंग सेकंड में 1 विकेट। तो बॉलिंग फर्स्ट उनके बेहतर परफॉर्मेंसेस आए हैं लेकिन बॉलिंग सेकंड भी विकेटलेस नहीं है। तो एक और नाम हम ग्राउंड से निकाल पा रहे हैं नेथन साउटर के रूप में। 1-2 नाम हमने बैटिंग से भी ढूंढने हैं, जिनमें से लीज का नाम आपने देखा है 23, जोन्स के नाम आपने देखे हैं 30 रन, जोन्स का नाम हमें ऊपर भी थोड़ा बहुत देखा था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लीज के नाम है। क्लार्क कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन ऑब्वियसली वो जब चलते हैं बड़ा ही चलते हैं और तेज़ खेलते हैं, सबसे बड़ी बात ये। यहाँ पे जोन्स का नाम आया है, रॉबिन्सन टर्नर के बीच में स्कोर है, यहाँ पे भी जोन्स और लीस ने रन बनाए और लास्ट मैच में रॉबिन्सन और टर्नर, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। टर्नर को एज ए ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे वो ज़रूरत पड़ने पे बॉलिंग भी कराते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी बॉलिंग कराते हैं। रॉबिन्सन तो कीपर सेक्शन में होंगे। और बाकी ये कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। और ओवरऑल दोनों तरफ से देख के, हेड टू हेड और ग्राउंड दोनों को देख के, हमें इतना तो लग रहा है कि ये मैच पे ज़्यादा रन शायद ना बने। और एक और चीज़ जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे चेजिंग टीम को एडवांटेज है। हमने बैटिंग फर्स्ट टीम को भी 5 में से 2 बार जीतते हुए देखा था हेड टू हेड में, और इधर ग्राउंड में आखिरी 5 में 1 बार भी बैटिंग फर्स्ट टीम नहीं जीती है। जो क्लोजेस्ट वो गए थे वो था टाई वाला मैच, लेकिन वो जीते तब भी नहीं थे। चेजिंग टीम यहाँ पे एडवांटेज रख रही है, लेकिन ये ऐसा वाला चेज भी नहीं है कि नहीं 4-5 ओवर बाकी रहते और 10 ओवर बाकी रहते जीत गए होंगे। क्लोज मैच गया, मैक्सिमम 2 ओवर वो हाथ में रख सकते थे और बहुत आसानी से यहाँ पे चेज भी नहीं होता है। तो थोड़ा फंसता है यहाँ पे मैच, पेसर्स का अपर हैंड हो सकता है विकेट्स के मामले में। अगर आपके पास लेग स्पिनर हैं, जो कि हैं ऑब्वियसली, नेथन साउटर हैं डरहम की टीम में, वार्विशायर की टीम में भी लिंटॉट का नाम हमने देखा है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें जो हम बता सकते थे। ग्राउंड से हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। डरहम ने कल ही मैच खेला है, तो उम्मीद है कि ऐसा ही प्लेइंग 11 वो रखेंगे, जहाँ पे जो हमने एनालिसिस किया है उस हिसाब से साउटर, बेन रेन, यहाँ से ये रॉबिन्सन और टर्नर में से एक को तो आप ले ही सकते हो, और टर्नर क्योंकि बॉलिंग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, और लीस, जोन्स में से कोई एक कम से कम ये आपके कोड पे आ जाने चाहिए, ठीक है। लीस और वो जोन्स का वही है कि 20-25 से ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रख रहे हैं। रॉबिन्सन तो कीपिंग के पॉइंट दे सकते हैं और टर्नर बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये उन दोनों का वो है, बोनस पॉइंट पाने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले है ग्राहम क्लार्क। ग्राहम क्लार्क एक ऐसे प्लेयर हैं इनके ऊपर आप ज़्यादा चांस नहीं ले सकते।
ये कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर चल गए तो बहुत लंबा खींच सकते हैं और ये बहुत तेज़ खेलते हैं, जो बार बार बता रहा हूँ। पिछले सीजन में भी ऐसा ही हुआ था, पहले मैच पर भी उन्होंने 100 बना दिया था, उसके बाद थोड़े शांत पड़ गए, उसके बाद जिस दिन चले 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से वो चल गए। कॉलिन अकरमैन ये पहले खेलते थे लेस्टर के होकर, आपको पता ही होगा। इनके बैटिंग से तो बहुत बुरे रिकॉर्ड्स हैं अगेंस्ट वारिकशायर, लेकिन अपने करियर का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस भी उन्होंने वारिकशायर के अगेंस्ट में ही निकाला था, 7 विकेट। ठीक है, अभी यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, लास्ट मैच में तो कोई कंपटीशन नहीं दे पाए थे वो, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कि उनको बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं, और अगर मिलेगी भी तो कितना मिलेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सीजन में कॉलिन अकरमैन का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है लेस्टर के होकर भी, जिसकी वजह से लेस्टर ने उनको रिटेन नहीं किया अभी, तो वो एक चीज़ है। नीचे आएंगे कैलम पर्किंसन आपको देखेंगे, मेरे ख्याल से कैलम पर्किंसन और लियम ट्रेवस्किस इन दोनों प्लेयर्स का स्वैप हुआ है। कैलम पर्किंसन लेस्टर साइड से डरहम पे आए हैं, लियम ट्रेवस्किस डरहम से लेस्टर साइड पे गए हैं। इनको बताने का रीज़न यही है कि कैलम पर्किंसन काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं फॉर लेस्टर साइड अगेंस्ट डरहम, जो आखिरी 5 मैचेस हुए हैं उनमें से 4 बार उन्होंने विकेट निकाला है, इंक्लूडिंग एक मैच में 4 विकेट, कंसिस्टेंटली एक एक करके विकेट उन्होंने निकाला हुआ है, एक मैच में 4 विकेट भी निकाला था। और दूसरी बात यह है कि पहले इस टीम में जो दूसरे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर खेलते थे, लियम ट्रेवस्किस जो अभी दूसरे साइड में चले गए हैं, मतलब लेस्टर की टीम में चले गए हैं, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ करता था, ये भी काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट्स निकालते थे। अगर हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में तो कैलम पर्किंसन आपको बैटिंग कुशन नहीं दे सकते, लियम ट्रेवस्किस बैटिंग भी कर सकते थे, और इस फिक्चर में लियम ट्रेवस्किस के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स थे, तो अगर वही रोल फिर से कैलम पर्किंसन निभा सकें तो उनके खाते में भी विकेट्स आ सकते हैं, लेकिन ये बस इमेजिनेशन ही है कि वो दोनों ही अगर सेम रोल निभाए, सेम तरह के परफॉर्मेंस करें तब। बाकी कैलम पर्किंसन से तो बेहतर ही रहे थे लियम ट्रेवस्किस। और तीसरा जो प्लेयर है वो है मैट पॉट्स। मैट पॉट्स लास्ट सीजन में खास कुछ खेल नहीं पाए थे इंजरी के चलते, लेकिन उसके पहले इनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड चलता था इस ग्राउंड पे, इन्होंने बहुत विकेट्स निकाले थे डरहम के होकर। अभी पता नहीं कि वो पिछला सीज़न पूरा ही गैप जाने के बाद वो क्या करेंगे, पहले मैच में तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं, लेकिन ये एक प्लेयर ज़रूर होंगे जिनको आपको नज़र रखना चाहिए यहाँ पे, स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, शुरुआती टाइम पे जो स्विंग मिलता है उनका ये फ़ायदा उठा सकते हैं, और इनके पास एबिलिटी है कि ये बंचेस में विकेट निकालें। ठीक है, इस प्लेयर को नोटिस करना। पेसरों में से अगर आप एक प्लेयर को भी देखना चाहते हो, बेन रेन तो चलो ऑलराउंडर बन गए, वो ऐसे हैं बॉलिंग सेक्शन में वो, लेकिन वो काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही हैं, लेकिन मैट पॉट्स एक ऑप्शन है जिनको आप देख सकते हो। बाकी द्वाशुइस हैं, आपको पता ही होगा, जितना आपको पता है उतना ही मैं बता सकता हूँ। वो BBL में आपने देखा होगा, और डोमेस्टिक में थोड़े बहुत परफॉर्मेंस थे इनके बॉलिंग से, बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लास्ट मैच में थोड़े बहुत रन उन्होंने बनाए भी थे, विकेट नहीं मिला था हालांकि। तो ये है, तो हमारे लिए जो कोर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा डरहम की तरफ से, लीस और जोन्स में से एक, रॉबिन्सन टर्नर में से एक। अगर आप चाहो रॉबिन्सन टर्नर दोनों को लेके लीस और जोन्स दोनों को छोड़ सकते हो, 20-25 रन का जो पॉइंट होगा वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर बेन रेन, नेथन साउटर, ये हमारे कोर पे रहेंगे। इसके बाद हम जिन प्लेयर्स को ऐड करेंगे वो पॉट्स हैं पहला नाम, तो उसके बाद ग्राहम क्लार्क, और मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ खास है। ठीक है, बात करें वारिकशायर की तरफ से, तो ऐसा आपको प्लेइंग 11 देखने मिल सकता है जहाँ पर डेविस और येट्स ओपनिंग करेंगे। डेविस चेस करते हुए, उनके रन्स हैं थोड़े बहुत, 40 के ऊपर उन्होंने रन बनाए थे, और दोनों कीपरों में से ये थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखते हैं। ठीक है, हालांकि काउंटी में तो रॉबिन्सन ने बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया था, और डेविस का भी ठीक ठाक फॉर्म था। उसके बाद येट्स हैं, सैम हेन, बेंजामिन, माउसली, बर्नार्ड, गार्टन, हसन अली, ग्लीसन, लिंटॉट और ब्रिग्स आपको ऐसा देखने मिल सकता है। इनमें से गार्टन आए हैं ससेक्स की टीम से, ससेक्स और डरहम एक मतलब उसमें नहीं रहते थे, एक ग्रुप में नहीं रहते थे, तो कोई रिकॉर्ड का सवाल पैदा नहीं होता। और ग्लीसन ज़्यादा मैच खेले नहीं थे, लैंकाशायर के होकर भी इंजर्ड होते रहते थे हमेशा, तो इनके भी रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये 2 नाम नए हैं। हसन अली ने थोड़े बहुत मैचेस जो खेले थे आपने देखा, उनका नाम था। लिंटॉट काफ़ी अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, यहाँ पर आप उनके परफॉर्मेंस देख सकते हैं रिसेंट मैचेस में कैसा रहा है, प्रैक्टिस मैचेस में। ये जो बाजू में आपको ब्रैकेट में 1 दिख रहा है, ये 1 मतलब पहला इनिंग्स, अगर 2 लिखा हुआ दिखेगा मतलब दूसरे इनिंग्स परफॉर्मेंस, मतलब दोनों ही मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए उन्होंने परफॉर्मेंस ये कर रहे थे। और डैनी ब्रिग्स भी, लिंटॉट आज के मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखना, ये लेग स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। डैन माउसली ने भी 3 विकेट और 62 रन बनाए थे, तो सभी ठीक ठाक ही रहे हैं। गार्टन ने भी 2 विकेट और 21 रन बनाए थे, तो परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है इन सबका प्रैक्टिस मैचेस में। देखना पड़ेगा कि आज क्या होता है। हमारे लिए जो कोर होगा और हमारी जो टीम भी होगी स्मॉल लीग की, वहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख ही जाएगा कि वारविकशायर के प्लेयर थोड़े ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं आपको। तो यहाँ पर डेविस होंगे, कीपिंग के पॉइंट्स भी देंगे, कैप्टन भी हैं, ओपनिंग भी करेंगे, तो बेस्ट कीपर चॉइस यही है हमारे लिए। हेन रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं है, और हेन के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा वीकनेस भी नहीं है कि मैं बता सकूँ।
बहुत सारे बॉलर्स के अगेंस्ट वो आउट हुए हैं डरहम की तरफ से, लेकिन उनका रिकॉर्ड आपने देखा होगा कि इतना परफॉर्मेंस आया है वार्विशायर की तरफ से, लेकिन एक बार भी आखिरी 5 में हेन का नाम नहीं आया है। ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, और सबसे पहले बैटिंग से लोग शायद इनकी तरफ ही जाएं, लेकिन इनका रिकॉर्ड तो बहुत बुरा है। इसीलिए मैं इनिशियली मेरे कैलकुलेशन में नहीं रख रहा, लेकिन हाँ आप अपने स्मॉल लीग में एनीवेज इनको रख सकते हो। इनिशियली मैं इनको नहीं रख रहा। इसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली आ जाऊँगा लिंटॉट के पास, ठीक है। एक प्लेयर के ऊपर मैं बताना चाहूँगा, वो है एड बर्नार्ड। अभी पता नहीं कि उनका रोल कैसा होगा और टीम किस तरीके से इनको यूज़ करेगी, लेकिन जो लास्ट एडिशन था रॉयल लंदन वनडे कप का, जहाँ पे 50 ओवर फॉर्मेट होता है, वहाँ पे इन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया था। मतलब क्या नहीं किया था, ओपनिंग बॉलिंग ओपनिंग बैटिंग, और सिर्फ कर नहीं रहे थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, और बंचेस में विकेट्स भी निकाल रहे थे, क्लचेस में रन भी बना रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ पे मुझे उतनी उम्मीदें तो नहीं है इनसे कि इतना रोल इनको मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अभी के लिए छोड़ देते हैं। बाकी ज़्यादा किसी का देखो रिकॉर्ड तो नहीं है उस तरीके से, अगर मैं सही बताऊँ तो एज ए टीम क्योंकि परफॉर्म किया है वार्विकशायर की टीम ने, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेविस और लिंटॉट को तो रख ही सकते हैं। इसके बाद अगर बैटिंग में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो तो हेन को रख लेना। यहाँ से और मुझे कोई खास दिख नहीं रहा जिनकी कोई रिकॉर्ड्स वगैरह हैं। डैन मॉसली और गार्टन में से आप अगर चाहो तो सेफ होने के लिए रख सकते हो। मेरे टीम में मैं जिन प्लेयर्स को रखूँगा, डेविस, हेन, मॉसली, गार्टन, लिंटॉट। मॉसली और गार्टन को रखने का रीज़न यही है कि ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, और गार्टन लेफ्ट आर्म एंगल भी ब्रिंग करेंगे। अगर आप देखेंगे सामने वाली टीम में तो काफ़ी सारे राइट हैंडर बैट्समैन हैं जिनको ये तंग कर सकते हैं। स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। और मुझे कोई खास यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। तो फिलहाल 1 2 3 4 5 यहाँ से ब्रिग्स को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, और बर्नार्ड देखना पड़ेगा। हालांकि मुझे उम्मीदें थोड़ी सी कम है कि इनको कितनी बॉलिंग मिलेगी, लेकिन अगर मिल जाती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। माइल्स का आपने देखा, इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे थे जो जब उनको मौके मिले। जैसे बॉलिंग फर्स्ट में इन्होंने कंसिस्टेंट विकेट्स निकाले थे। अगर ये खेलते हैं तो इन पर नोटिस कर सकते हो। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो लीस और एकरमैन के साथ अभी भी लोग जा सकते हैं। देखो पहले मैच में तो कुछ हुआ नहीं तो वो तो है, लेकिन अगर लोग डरहम की तरफ से किसी को बनाएंगे तो इनके साथ लोग जा सकते हैं फिलहाल परसेंटेज के हिसाब से। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इन दोनों में से किसी को कोई कैप्टन बनाने वाला है। उसके बाद रॉबिन्सन और क्लार्क, रिस्की में साउटर वो आपने देख लिया, बेन ड्रेल, ये दोनों मेरे टीम में होंगे। और पॉट्स कोशिश करना लेके चलने की, इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं और मुझे लगता है इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिदम पे वापस आने के लिए। वर्विशा की तरफ से माउसली हैं और हेन। परसेंटेज के हिसाब से माउसली अभी तो कम है, लेकिन पकड़ के चलना कि सभी इनको टीम में रखेंगे। और हेन बैटिंग सेक्शन में पहला सिलेक्शन सभी इन्हीं के करेंगे। उसका डेविस और गार्टन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। बर्नार्ड अगर मुझे पता नहीं हालांकि इनका रोल कैसा होगा, अगर तबीयत से टीम इनको यूज़ करती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। और लिंटॉट हमारी टीम में होंगे, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड, लेग स्पिनर है, मुझे इनसे विकेट की पूरी उम्मीद है इस मैच में। अच्छा, फिलहाल के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। अभी देखो लास्ट मैच में डरहम की बैटिंग देखने के बाद काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो वार्विशायर की बॉलिंग ज़्यादा लेके आएंगे, और वो इलॉजिकल भी नहीं है। मैं भी बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात को। यहाँ पे कुछ बॉलर्स ऑब्वियसली मिसिंग हैं, गार्टन, माउसली छठे बॉलर भी बन सकते हैं अगर बर्नार्ड को ओवर्स मिलने लग गए तो। ब्रिग्स और लिंटॉट को मैंने लिया है, ब्रिग्स के भी परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं और बॉलिंग फर्स्ट विकेट्स में रहते हैं जनरली। लिंटॉट तो है ही। गार्टन का भी आपने देख लिया, लेफ्ट एंगल ब्रिंग करेंगे और सामने बहुत सारे राइट हैंडर बैट्समैन हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है हसन अली बिल्कुल आप देख सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में इनको लिया जा सकता है। इसके अलावा पार्किंसन का मैंने बता दिया, कंसिस्टेंट एक आध विकेट की मुझे उम्मीद तो इनसे है ही, जो रोल्स वो निभाते थे हमारे ट्रेविस। अच्छा, साउटर को यहाँ पे मैं मिस कर गया था, साउटर। तो देखो काफ़ी सारे बॉलर्स यहाँ पे हो गए। हसन अली आप देख सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। बाकी पॉट्स, बेन रेल, साउटर, इनके तो रिकॉर्ड्स हैं। पॉट्स ने एक सीज़न नहीं खेला है, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स थे। लिंटॉट का भी आप देख सकते हो, वो परफॉर्मेंस अच्छा करके आ रहे हैं और लेग स्पिनर्स का यहाँ पे चलता भी है, इसीलिए ब्रिग्स इनके रिकॉर्ड ठीक ठाक हैं। माउसली, गार्टन इनको बैटिंग से क्वेश्चन दे सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि वार्विकशायर यहाँ पे 200 रन बना देगी। मुझे यहाँ पे लग भी रहा है कि यहाँ पे काफ़ी डेप्थ तक बैटिंग जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्लेयर्स जो मुझे दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं और बॉलिंग जेन्युइनली करेंगे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन से जो आपको मिलेंगे वो बर्नार्ड हैं, मुझे पता नहीं हालांकि इनको कितनी बॉलिंग मिलेगी, अगर मिल जाती है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराउंड बैटिंग सेक्शन में मैंने टर्नर को रखा है, टर्नर के थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस भी हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं तो सबसे पहले लोग हेन के साथ जाएंगे टर्नर के बाद। बाकी लीस और जोन्स, इनसे मुझे 20-30 रनों की उम्मीद तो है।
अभी 20 से 30 रन अगर वो बनाते हैं तो 40-45 पॉइंट मैक्सिमम वो देंगे कैचेस वगैरह छोड़ के। तो वो अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो तो वो यहाँ पे है। और ग्राहम क्लार्क, रिस्क इनको छोड़ने का हमेशा रहता है, लेकिन वो अगर रिस्क आप ले सको तो भी अच्छी बात है, और लेकिन अगर वो नहीं चल गए तब वो बैकफायर करने के भी चांसेस हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि स्मॉल लीग में अगर बहुत दिक्कत नहीं हो रही है तो ग्राहम क्लार्क को तो लेके चलो, क्योंकि इन पे कोई भरोसा नहीं है, आप इनका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे बाकी प्लेयर्स का मैंने दिखा दिया आपको कि देखो लीज है, जोन्स 20-30 के भीतर स्कोर्स हैं, इनका कोई भी गारंटी नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर इन्होंने करना शुरू कर दिया तो ये बहुत लंबा खींचते हैं। कीपर सेक्शन में जॉर्ज रॉबिन्सन है, बैटिंग फर्स्ट अगर कर रही है टीम तो आप इन पे की तरफ देख सकते हो। डेविस को मैंने फिलहाल रखा है, इनका फॉर्म बेहतर रहा है काउंटी में, और बाकी वो टॉप ऑर्डर में भी यही आ रहे हैं तो इसीलिए मैंने रखा है। बाकी अगर आप चाहो दोनों कीपर को भी लेकर चल सकते हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे मैं जिन प्लेयर्स के ऊपर शायद रिस्क लूँ स्मॉल लीग में, उनमें से हेन है, रीज़न आपको पता है, हसन अली एक है, और बाकी मुझे यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है जिनके ऊपर मैं शायद स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन वाली परफॉर्मेंस तो नहीं है वारविशायर की तरफ से। आप जैसे मैंने पहले ही बताया कि वारविशायर टीम के तरह अगर वो परफॉर्म करते हैं तो इसीलिए कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन एज ए टीम वो मैच के रिजल्ट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ से डरहम की तरफ से हमारे पास बेन रेन और साउटर, स्पेशली साउटर अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो इनके नाम हमारे पास हैं, और टर्नर का भी है। टर्नर ने बैटिंग से बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया है हेड टू हेड में, जो 2 मैच इन्होंने खेले हैं। अगर यहाँ से देखना है तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में जो आता है वो है लिंटॉट का, अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, लेग स्पिनर्स को हेल्प मिलता है यहाँ पे, तो इसीलिए माउसली भी है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं और ये भी अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं। और गार्टन, क्योंकि सामने बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, बाकी इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, और बैटिंग में भी मुझे लगता है ये थोड़ा ऊपर ही आएंगे। तो 3 यहाँ से आप देख सकते हो, बाकी टॉस के ऊपर डिपेंड करके सिलेक्शन कर लेना। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।